ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। आज के इस एपिसोड में मैं बात करना चाहूँगा बलूचिस्तान के बारे में, जिसको लार्जली जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। वो जब बलूचिस्तान को देखते हैं तो उनके दिमाग में टेररिज्म आता है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आती हैं, एक रेगिस्तानी पहाड़ी इलाका आता है जहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल सॉर्ट ऑफ बैकवर्ड सा इलाका है। हाँ, समटाइम्स हमें बलूचिस्तान का खूबसूरत साहिल ज़रूर दिमाग में आता है, ड्रोन शॉट्स आते हैं जो कि रिसेंट टाइम्स में लोगों ने जाके बनाए। लेकिन खबरों में जब भी आता है बलूचिस्तान तो हमेशा कोई सिक्योरिटी थ्रेट, कोई ना कोई बुरा वाक़या हुआ होता है जो कि हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और वही हमारे नेशनल कॉन्शियस के अंदर लार्जली बना हुआ है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में आने वाले कुछ अरसे में आप बलूचिस्तान का नैरेटिव चेंज होते देखेंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बलूचिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन है, बल्कि आज से 5 से 7 साल बाद आप बलूचिस्तान में एक ऐसा चेंज देखेंगे जिसमें हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बलूचिस्तान रिलोकेट कर रहे हों। एंड आई नो कि ये बात आपको बहुत आउट देयर लगेगी, बहुत फार फेस्ट लगेगी, बट मेरा उसके पीछे एक रैशनल है एंड आई थॉट आई विल डिस्कस दैट इन दिस वीडियो। सो बलूचिस्तान को जब मैं देखता हूँ तो हिस्टोरिकली जाहिर है वहाँ पर एक हमने देखा कि डेवलपमेंट इतनी नहीं हो सकी, वहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ रहे थे। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड है और बहुत इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, विच इज़ वाई वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी नहीं है, डेवलपमेंट इतनी नहीं है। किसी भी जगह को आपने डेवलप करना होता है तो आपको फ्लैट लैंड चाहिए होते हैं, आपको पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, आपको डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों से कनेक्टिविटी चाहिए होती है, चाहे वो रोड्स की हो, चाहे वो एनर्जी की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, जो कि बलूचिस्तान में बिछाना बहुत डिफिकल्ट है। अगेन टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, तो कॉस्ट ऑलरेडी उस चीज़ की बहुत बढ़ जाती है। फिर बहुत बड़ा इलाका है तो आपने अगर एक एक विलेज को भी कनेक्ट करना है तो कॉस्ट पर कैपिटा, यानी कि एक बंदे को बिजली या पानी पहुंचाने की जो कॉस्ट है वर्सेस द सेम कॉस्ट अगर हम सिंध या पंजाब में देखें तो वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब भी ऐसा होता है तो जाहिर है कि डिफरेंट जो हुकूमतें होती हैं, अगेन मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली अगर बोलूँ ना, क्योंकि मैं बिफोर पीपल विल कम एंड पुट ऑन अ हैट कि नहीं ये कंस्पिरेसी है, एक्चुअली तो जो है ना वहाँ के लोग बड़े करप्ट हैं और 2 नंबर हैं। देखें, करप्शन 2 नंबर होगी, पूरी दुनिया में होती है, लेकिन कुछ चीज़ें एक सर्टेन वजह से, कुछ रियलिटीज़ की वजह से इवॉल्व करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो पूरा एक जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे अमेरिका या सारे अमेरिकन के पास सेम सर्विसेज अवेलेबल हैं या सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो जितना जितना रेवेन्यू प्रोड्यूस करती हैं उसके हिसाब से उनकी डेवलपमेंट आपके सामने वाजे होती है। इनफैक्ट जो मेजॉरिटी आप अमेरिका के अंदर देखेंगे तो मेगा सिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं, न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया, वो इसी वजह से है क्योंकि कंसोलिडेट होती है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट। और फिर जैसे जैसे आप बाहर जाते हैं, इनफैक्ट अगर आप अलास्का चले जाएं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर वो इतना दूर है, इतना बड़ा है, इतना स्पार्सली पॉपुलेटेड है कि अलास्का के अंदर आपको कैलिफोर्निया जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो हम देखते हैं तो जब भी डिफरेंट हुकूमतें थीं, उन्होंने जब इन्वेस्ट करना था तो जाहिर है वो हमेशा उस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम लोग बेनिफिट कर सकें विद वट एवर लिटिल रिसोर्स दैट यू हैव, एंड वी नो दैट पाकिस्तान इज ए रिसोर्स पुअर कंट्री। सो जो नंबर 1 चीज़ हमने बलूचिस्तान की देखनी थी वो ये देखनी थी कि यार वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी किस तरह बनाई जा सकती है, वहाँ पर से क्या ऐसा किया जा सकता है कि बलूचिस्तान कैन बिगिन टू जनरेट रेवेन्यू। एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, नॉर्थन बलूचिस्तान में हो सकता है क्वेटा वाली साइड के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे आप साउथ में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं और साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर वो अगेन लाइक आई सेड बड़ा इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कि 3 ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान की लोकल नहीं है, वो ऐसी हैं जिससे रीजन कनेक्ट होता है, इन सम केसेस पूरी दुनिया को अफेक्ट होता है, और इन सम वेज वहाँ पर अब गवर्नमेंट का और रीजनल पावर्स का फोकस आना शुरू हो गया है, और इन सम केसेस रीजनल पावर्स के लिए वो अब एक इनएविटेबिलिटी हो गई है, विच इज़ वाई आई बिलीव कि अगले 5 साल के अंदर जो चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब होंगी वन वे और दी अदर। उसमें चीज़ें अप एंड डाउन हो, थोड़े से पटाखे ज़्यादा फटें, थोड़े से पटाखे कम हो जाएं, अपनी जो पूरी सिचुएशन है वो एक रेजोल्यूशन पे पहुंचेगी और फिर इवेंचुअली हम उसका आउटकम जनरेट होते देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ बलूचिस्तान की, आप सबने सुना होगा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल वेल्थ है। अब वो कितनी ज़्यादा है, लास्ट ईयर 2023 के अंदर पाकिस्तान में एक फेडरल गवर्नमेंट ने एक पूरा कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई थी बलूचिस्तान के मिनरल्स के ऊपर, जहाँ पर ये नंबर उन्होंने कोट किया, जो कि अगेन एक कंजर्वेटिव फिगर है क्योंकि बलूचिस्तान में कोई एक्सटेंसिवली कोई सर्वे हुआ नहीं है जो कि हमें बता सके कि किस क्वांटिटी और किस लेवल के मिनरल डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं। बट जो ऑलरेडी चेक हो चुके हैं, जो एस्टिमेट्स निकाले जा चुके हैं, वो कहते हैं कि $6 ट्रिलियन वर्थ, टुडेज वर्थ ऑफ मिनरल्स वहाँ पर मौजूद है, जिसमें गोल्ड भी है, कॉपर भी है, सिल्वर भी है, अगर हम सेंटक की बात करें आयरन भी है, और ये तो मोटे मोटे अच्छे इंपॉर्टेंट सेक्सी किस्म के मिनरल्स हैं ना। अगर हम दूसरे लेस इंटरेस्टिंग मिनरल्स की बात करें तो क्रोमाइड बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, फ्लोराइड वहाँ पर है, पर्टिकुलरली रेयर अर्थ मिनरल्स बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, जो कि अब जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर हम देख रहे हैं, जिसमें बैटरी प्रोडक्शन के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, और आने वाले दिनों में इनकी डिमांड और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब हमने सुना था कि अर्ली 2000s में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कंपनी को इस माइन का ठेका दिया था, जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सो मोटो लेके वो ठेका कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद ये कंपनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चली गई थी, इंटरनेशनल
आर्बिट्रेशन कोर्ट में, वन ऑफ दोस्त, यू कैन चेक दैट आउट। बट उसमें चली गई, वहाँ पर पाकिस्तान हार गया और $6 बिलियन का फाइन लग गया था 2020 में पाकिस्तान के ऊपर। फिर उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की और वो $6 बिलियन का फाइन खत्म हुआ और फिर एक नया मुआहिदा हुआ जिसमें बैरिक गोल्ड नामी कंपनी अब ये प्रोजेक्ट कर रही है। 50% शेयर उनका है, 25% शेयर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का है और 25% शेयर जो है वो पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जैसा कि OGDCL है उनके पास शेयर्स हैं। और यही जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनके शेयर्स रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सऊदी इन्वेस्टमेंट ग्रुप को बेचना चाह रही थी और उसके ऊपर बात भी हो रही है कि पोटेंशली सऊदीज माइट इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट एज वेल। अब ये प्रोजेक्ट बहुत सीरियसली परसू हो रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है और अगले 5 साल में इसके ऊपर ओवर $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी जो कि अक्रॉस इट्स लाइफ टाइम रफली अराउंड $9 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट होगी। जाहिर है ये $9 बिलियन आपको कैश में नहीं मिलेगा, इसमें डेवलपमेंट होगी, रोडें बनेंगी, क्योंकि ये बहुत एक रिमोट इलाका है जहाँ पर ये हो रहा है। तो इसमें ज़ाहिर है आपने पूरी एक फैक्ट्रियाँ भी लगानी हैं क्योंकि ये बहुत सारा मटेरियल होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप ठोका-ठाकी करते हैं गोल्ड निकाल लेते हैं। वो बेसिकली मिक्स्ड आता है, मिक्स फॉर्म से वो फाउंड्री में जाता है, फाउंड्री में वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर जो फाइनली मिनरल निकलता है, चाहे कॉपर हो या गोल्ड हो, फिर वो इवेंचुअली ट्रांसपोर्ट होकर एक्सपोर्ट होता है। तो वो ये जो तमाम चीज़ें आपने इस्टेब्लिश करनी है, जो मशीनरी आनी है, जो सारा कुछ होना है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। और फिर बैरिक गोल्ड के मुताबिक 2028 में प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो कि रफली अराउंड $2 बिलियन वर्थ ऑफ रेवेन्यू सालाना जनरेट करेगी। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा ये जो रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये नहीं है कि बस ये पैसा है और ये जेबों में चला जाएगा। इसमें से बहुत सारी कॉस्ट होगी, बहुत सारे लोग हायर होंगे। तो जाहिर है कि इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है उनको आखिर में कितना पैसा मिलता है वो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन कितनी है, प्रोसेसिंग कितनी है और उसके बाद फिर बेचने के बाद कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आई जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगी। लेकिन इस तरह का जब भी प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारे और बेनिफिट्स होते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे, बहुत सारी डेवलपमेंट होगी वहाँ पर, जो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे। ये बिल्कुल समझ लें एज पे है, जो पाकिस्तान की बलूचिस्तान की चोंच नहीं निकली हुई होती, बिल्कुल उसके कोने पे है। राइट नेक्स्ट टू ईरान एक तरफ है और अफगानिस्तान दूसरी तरफ है और वहाँ से ज़ाहिर है बहुत रिमोट इलाका है, तो वहाँ से आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आप गवादर से करते हैं या कराची से करते हैं तो रोडें बिछेंगी, हो सकता है पोटेंशली एक रेलवे ट्रैक बिछे वहाँ पर, और इसी के साथ एनर्जी की प्रोविज़न आपको चाहिए है, आपको वाटर की प्रोविज़न चाहिए, तो वो सारी डेवलपमेंट होगी, उसके ऊपर भी कॉस्ट लगेगी, जिसमें बेसिकली जो आपका एक रेवेन्यू की रनिंग कॉस्ट होती है ऑपरेशंस की, वो पाकिस्तान में लग रही होगी, जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। फिर दूसरा, इसमें जब फाउंड्री अप एंड रनिंग हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, जिससे ज़ाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है उसमें एक मेजर मसला ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को इंडस्ट्री यूज़ ही नहीं करती और हमारी कैपेसिटी पेमेंट लगती है। तो जब इस तरह की एक एनर्जी इंटेंसिव माइन और उसके अराउंड एक फाउंड्री बनेगी तो वो आपकी एक्सेस एनर्जी इस्तेमाल करेगी और ओवरऑल आपकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे कैपेसिटी पेमेंट कम होगी। अब इस पे काफ़ी लोग कहते हैं कि ये तो पिछले 20 साल से चल रहा है, अब क्यों आपको लगता है कि सीरियसली इसके ऊपर काम होगा? क्योंकि हम मार खा चुके हैं एक दफ़ा, हमने पहले इसके ऊपर डामाडोल हुए, प्रोजेक्ट को नहीं कर सके सही तरीके से, तो हमें $6 बिलियन का फाइन लगा था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी सीरियस, उनको पता है, क्योंकि जो दूसरी कंपनी है दे नॉट प्लेइंग अराउंड, उन्होंने काम करना है, माल एक्सपोर्ट करना है, पैसे कमाने, तो दे डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, जैसे कि हम पाकिस्तानियों को शौक है टाइम वेस्ट करने का। एक तो वो पीछे लगे हुए हैं, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत सीरियसली अब ये बात समझ आ गई है कि हमारा फ्यूचर अब एक्सपोर्ट के अंदर है, हमने डॉलर कमाने हैं, डॉलर कमाए बगैर काम नहीं हो सकता। और माइनिंग की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ इन अ लॉट ऑफ वेज द ईजिएस्ट वे फॉर एनी गवर्नमेंट टू मेक मनी, क्योंकि उसमें ना आपकी एक्सपर्टीज़ लग रही होती है, ना आपका पैसा लग रहा होता है। दुनिया की बड़ी कंपनीज होती हैं, वही आती हैं, वो आके अपने एक्सपर्ट्स लेकर आती हैं, वही आके अपना पैसा लगाती हैं और इवेंचुअली वो उस पूरे रीजन को और उस पूरी इंडस्ट्री को डेवलप भी कर जाती हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी लोग ये कह सकते हैं कि यार हमें क्या ज़रूरत है बाहर की कंपनीज़ की, हम खुद कर लें, हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, ना हमारे पास ये टैलेंट है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं। मतलब इसके लिए जो आपको मशीन्स चाहिए, जो फाउंड्रीज चाहिए, वो इतनी बड़ी होती हैं, उसके ऊपर इतना अगेन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हम कर ही नहीं सकते, हमारी इतनी औकात ही नहीं है। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। अगर हम मिडल ईस्ट में भी जाएं जहाँ पे ऑयल निकला था, तो सबसे पहले वहाँ पर बाहर की डिफरेंट कंपनीज आई थी जिन्होंने ऑयल निकालना शुरू किया था। ओवर टाइम येस वो कैपेबिलिटी डेवलप हो गई एंड अ लॉट ऑफ द कंट्रीज देन स्टार्टेड टू एक्सपैंड देयर ओन कंपनीज, जैसा कि सऊदी में सऊदी अरामको है। लेकिन सऊदी अरामको भी ओरिजिनली अरेबियन अमेरिकन कंपनी थी, ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने आके यहाँ पे सऊदियों के साथ पार्टनरशिप करके ऑयल निकालना शुरू किया था। तो ये नॉर्मल सी बात है, बट जनरली इस तरह की जो डील होती है दैट किक स्टार्ट्स एन इंडस्ट्री एंड एन इकोनॉमी इन रीजन्स लाइक दीज। और जो पहला प्रोजेक्ट होता है ना वो हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि डेवलपमेंट नहीं हुई भी होती, तो आपको सिर्फ ये नहीं होता कि यार आप हेलीकॉप्टर से गए, आपने कहा यार वहाँ पे माइन अच्छी है, वहाँ से मैं माल निकाल लूँगा। आपने जब माल निकालना है तो उसके लिए आपको बहुत सारा पानी चाहिए, वो कहाँ से आएगा? आपको बिजली चाहिए, वो कहाँ से आएगी? आपको जब माल निकल गया, प्रोसेस हो गया, तो उसको एक्सपोर्ट किस तरह करना है? वो सारे के लिए पहला बंदा हमेशा डेवलपमेंट करेगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएगा
जिसके बाद दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा जो है ना वो उसके लिए आसानी हो जाती है क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो पहले को लाइव रनिंग के बाद उस इंडस्ट्री का टेक ऑफ करना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। एनीवेज, सो व्हाट वी डू नो इज दैट बलूचिस्तान में एक मिनरल पोटेंशियल है। वहाँ पर गवर्नमेंट अब उस पोटेंशियल को सीरियसली टैप करना चाहती है और बहुत सीरियसली उसको परस्यू कर रही है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अब हम मिनरल माइनिंग रिलेटेड छोटे टाउन्स डेवलप होते देखेंगे जो कि इवेंचुअली फीड करेंगे टू बिगर टाउन्स लाइक क्वेटा और पोटेंशियली गवादर। अच्छा, अब ये जो दूसरा रीज़न है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बट बेसिकली पाकिस्तान में मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ तो उनको सीपेक की ट्रूली समझ नहीं आती। उनको लगता है यार एक रोड का नेटवर्क है, बस बन गया तो बन गया, मतलब हमने उसके अराउंड कुछ कर सकते थे तो कर लेते। चाइनीज़ ने तो अपना पैसा लगाना था, डेट ट्रैप करना था। ये अगेन वेस्ट के टॉकिंग पॉइंट्स हैं कि यार चाइना ने तो बस डेट ट्रैप करना था तो आपको पैसे दे दिए कि यार आप खिलौने लगा लो। ऐसा एक्चुअली नहीं था। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी थी जो आपने सुना होगा, सिल्क रूट की स्ट्रैटेजी थी। बट बियॉन्ड द सिल्क रूट स्ट्रैटेजी इसके पीछे एक जियो पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी थी जिसमें चाइना ने जो लेट 2020s हैं उसमें कुछ देखा था, कुछ समझा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये पूरी इन्वेस्टमेंट की थी। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि दुनिया में इस वक्त एक ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है। रशिया और यूएस के दरमियान चल रहा है, चाइना और यूएस के दरमियान चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई, चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर्स पहले लगाए गए ट्रंप के टाइम पे, फिर मोस्ट रिसेंटली डिफरेंट कंपनीज को सैंक्शन करना शुरू कर दिया। बल्कि बहुत रिसेंटली सुना कि पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ चाइनीज़ कंपनीज प्रोवाइड कर रही थी तो उनके ऊपर सैंक्शन कर दिया। हालांकि हमें कुछ नहीं बोला, लेकिन चाइनीज़ के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी, जो कि अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। अभी छोटी छोटी जब न्यूज़ बहुत सारी हो रही होती है ना, तो आपने इसको डॉट कनेक्टिंग करनी होती है और आपने एक बिगर पिक्चर बनानी होती है कि ये किस तरफ मामला जा रहा है। अब इस वक्त हो ये रहा है कि चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ नाउ रेडी टू ओवरटेक द अमेरिकन इकोनॉमी। वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और अमेरिकन को बहुत बड़ा खदशा है कि अगर चाइना इसी तरह चलता रहा और उनको रेन इन नहीं किया गया तो फिर चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और जो सबसे बड़ी इकोनॉमी होता है, जो इलाके का सबसे बड़ा बाबू होता है, वो फिर इवेंचुअली डिफाइन करता है कि दुनिया का निज़ाम कैसा होगा, दुनिया में राइट एंड रॉन्ग क्या है। अगेन पावर सारी वो ड्राइव करता है। और ये प्रोजेक्शंस बहुत अर्सा पहले ऑलरेडी आ गई हुई थी कि अराउंड मिड 2020s या लेट 2020s के अंदर चाइना विल ओवरटेक द अमेरिकन इकोनॉमी। और उसकी वजह से चाइना ने बहुत अरसा पहले ऑलरेडी ये दिमाग में बना लिया हुआ था कि यूएस नेवी, जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो पूरी दुनिया में पाई जाती है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वो एक्चुअली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं है, वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करती है। और जहां पर अगर चाइना ने अमेरिका को थोड़ी सी भी आंखें दिखाने की कोशिश की तो वहां पर अमेरिका चाइना का ट्रेड चोक करना शुरू कर देगा। अब चाइना का ट्रेड जो मेजॉरिटी है ना, अगर आप चाइना का ओवरऑल मैप देखेंगे तो चाइना की सारी प्रोडक्शन, चाइना की सारी इकोनॉमिक्स जो है वो ईस्ट पे ड्राइव होती है। जो पूरी एक पट्टी है उनकी टूवर्ड्स द साउथ चाइना सी, जहां पर उनके सारे बड़े शहर हैं, वहीं पे सारी डेवलपमेंट होती है और वहीं से शिप्स में माल डाल के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। अब पिछले 10 सालों के अंदर चाइना ने एक पूरा रूट बनाया जिसमें लैंड के थ्रू होते हुए रशिया, सेंट्रल एशिया के थ्रू होते हुए वो यूरोप, रेलवे के थ्रू माल पहुंचाना शुरू हो गया। इसी तरीके से उन्होंने एक और रूट निकाला जो कि सीपेक की मद में गवादर से होता हुआ मिडल ईस्ट और अफ्रीका की तरफ निकलता है। अब हम जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो देख रहे हैं, एक तो जो बहुत इंटरेस्टिंग था वो यमन का ब्लॉकेड था। अगर आपने देखा हो, जो उन्होंने इजराइल की तरफ किया था कि कोई भी कंपनी अपना माल उनके थ्रू होते हुए इजराइल तक नहीं पहुंचा सकती। और फिर हमने देखा कि एक ऑल्टरनेट रूट बहुत क्विकली डेवलप हुआ क्योंकि वहाँ पे हालात ख़राब थे, तो बहुत क्विकली एक ऑल्टरनेट रूट बना जिसमें माल यूएई से होता हुआ, सऊदी से होता हुआ, इवेंचुअली इजराइल बाय लैंड जाना शुरू हुआ। और ये जो फ्रेमवर्क है ना, जिसमें बेसिकली यमनी जो भी कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे एक पूरी जो अगेन अदर साइड इन्वॉल्व्ड है जो कि अमेरिका और इजराइल का ट्रेड चोक कर रही है। इसी तरीके से आने वाले वक्त में आप पोटेंशली देखेंगे कि साउथ चाइना सी में कोई फड्डा शुरू हो गया, ताइवान के साथ कोई फड्डा हो गया, जिसके ऊपर एक कोलिशन बन गई और फिर बेसिकली अपने पटाखे फाड़ने उस एरिया के अंदर, और वहाँ पे कार्गो वेसल्स जाना बंद हो जाएंगी। और जब कार्गो वेसल्स जाना बंद हो जाएंगी तो माल निकलना बंद हो जाएगा। जब माल निकलना बंद हो जाएगा तो चाइना की एक्सपोर्ट्स भी सफ़र करेंगी और चाइना की इम्पोर्ट्स भी सफ़र करेंगी। जाहिर है चाइना जो भी बनाता है उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और फिर जब वो बन जाता है तो उसने पूरी दुनिया में उसको भेजना होता है किश्तियों के थ्रू। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कशीदगी बढ़ेगी, वैसे वैसे एक जो मेजर कंपोनेंट है, अगेन बहुत सारे थिंक टैंक्स इसके ऊपर बात कर चुके हैं, बहुत सारे डिफरेंट इसके ऊपर पेपर्स आ चुके हैं कि आने वाले वक्त में एक जो मेजर कार्ड जो कि यूज़ करना ही करना है यूएस ने, वो ये है कि साउथ चाइना सी में चाइना की ट्रेड को चोक करना है। और उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने ये सीपेक बनाया है, जिसमें आने वाले वक्त में अगेन एज एन इनएविटेबिलिटी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यूएस के पास ज़्यादा कोई कार्ड्स रह नहीं गए, वो एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि चाइना का
ईस्ट की साइड पे हालात ख़राब हुए और वहाँ से ट्रेड इवेंचुअली चोक होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जिस तरह हमने इजराइल के केस में देखा कि जैसे ही एक जगह पे ट्रेड चोक होती है तो ऑल्टरनेट रूट आबाद होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर आप सीपेक की ट्रू इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्योंकि एक रात वहाँ पे अगर माल आना बंद हो गया या माल जाना बंद हो गया है तो सडनली अब लोगों ने तो माल बनाया हुआ है, उन्होंने तो बेचना है, कस्टमर बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, मिडल ईस्ट में बैठा है, यूरोप में बैठा है, तो फिर वो कॉलें घुमाएंगे कि यार ऑल्टरनेट क्या है। और फिर ऑल्टरनेट में आप देखेंगे कि सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स आना शुरू होंगे, ट्रक्स आना शुरू होंगे और माल मूव होना शुरू होगा। तो चाइना ने जब सीपेक बनाया था ना, तो चाइना ने कुछ सोच के बनाया था। वो इन्होंने ऐसे नहीं बना लिया था कि यार 50 अरब डॉलर हम इसके ऊपर लगा रहे हैं और इसमें हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भाड़ में गया। उनको पता है कि इवेंचुअली उन्होंने यहाँ से ट्रेड करनी है और उस ट्रेड से उन्होंने वो 50 अरब डॉलर अपने वापस निकलवाने हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि वो सुकून में बैठे हैं, वो खामोशी से बैठे हुए हैं, वो इतना तंग भी नहीं करते। हालांकि उनकी आईपीपीस पाकिस्तान में लगे हुए हैं, हम उनके पैसे उनको वापस नहीं दे रहे, हम हर साल उनका जो लोन है वो रोल ओवर कर जाते हैं, लेकिन उनको चूंकि उनको पता है कि इस पूरे रूट की यूटिलिटी क्या है, तो वो अभी खामोशी से बैठे हुए हैं और पेशेंटली बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में जो यूरोप की ट्रेड है वो इवेंचुअली वो लैंड रूट से, रेल रूट से ऊपर से करेंगे। जो मिडल ईस्ट और अफ्रीका की ट्रेड है वो लोग गवादर के थ्रू करेंगे अगले 3-4 साल में। दैट्स एन इनएविटेबिलिटी। अब ये ट्रेड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ नंबर्स अगर दूं, चाइना ने 2022 में 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स का माल एक्सपोर्ट किया था और 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स का माल इंपोर्ट किया था। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारा माल पाकिस्तान से होकर गुजरना शुरू हो जाएगा, बट इसमें एक सब्सटैंशियल चंक भी अगर पाकिस्तान में आ जाता है, मैं कहता हूँ 10% भी पाकिस्तान में आ जाता है, तो आपके पास जो ट्रांजिट है उस ट्रांजिट के ऊपर आपके पास ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि वो माल पहले आपने काशगर से गवादर तक मूव करना है। फिर जो आपका पोर्ट इटसेल्फ है वहाँ पर हजारों जॉब्स निकलेंगी जस्ट टू हैंडल ऑल ऑफ दैट मटेरियल। तो ट्रेड पर्सनली आई सी दैट एज एन इनएविटेबिलिटी, नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान बट बिकॉज ऑफ रीजनल डायनामिक्स, कि इसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं और ये इवेंचुअली होना ही होना है। अब ये वही वाली बात है कि हम लोग व्हेन विल वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, कि हम उस पॉइंट पे जब ये इवेंचुअली पॉइंट रीच होगा और चाइना की मजबूरी बन जाएंगे हम, तो उस वक्त क्या हम रेडी होंगे, हमारा टैलेंट ट्रेंड होगा, हमारी एनर्जी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रेडी होगा इस चीज़ को क्विकली स्केल करने पे या नहीं, वो ज़ाहिर है देखने वाली बात है। दूसरा, आपने सुना होगा कि सऊदी अरब जो है वो एक 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी बनाना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब ज़ाहिर सवाल आता है, सर खुजाता है बंदा कि 10 अरब डॉलर तो सर हमारे तो रिजर्व्स में नहीं है, जितना वो पैसा इन्वेस्ट करके एक रिफाइनरी बनाना चाहते हैं। 10 अरब से ज़ाहिर है वो माल बेचेंगे भी, तो मतलब उनको क्या फ़ायदा हो रहा है कि कितनी बड़ी रिफाइनरी बना के वो यहाँ पे रख लें। तो वो जो रिफाइनरी है वो आपके लिए नहीं बना रहे, वो उस 10 अरब से आपको पेट्रोल नहीं बना के बेचेंगे, वो बेसिकली चाइना के लिए बना रहे हैं, अगेन एज एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा ऑयल लेता है और वो ऑयल पूरा समंदर के थ्रू होता हुआ ईस्ट चाइना तक पहुँचता है। तो वही ऑयल समंदर से डायरेक्ट सऊदी से पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी से रिफाइन होगा, पाइपलाइंस या ट्रक्स के थ्रू होता हुआ डायरेक्टली लैंड के थ्रू चाइना तक पहुंच जाएगा। तो जो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत ठीक ठाक है, वो उस ऑयल रिफाइनरी से पूरी होगी। अगेन उस ऑयल रिफाइनरी में जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, उस ऑयल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ट्रांसपोर्ट है, उससे जॉब्स प्रोड्यूस होंगी। तो खैर ओवरऑल जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, अगेन आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट आई एम जस्ट रीडिंग ऑल ऑफ दीज डिफरेंट इंडिकेटर्स कि जी हुआवी पे बैन लग गया, सिलिकॉन चिप्स के ऊपर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरीके से डिफरेंट कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात हो रही है। इवन जो मोस्ट रीसेंट विजिट था लास्ट वीक एंटनी ब्लिंकन का, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर चाइना जो है वो अपनी सपोर्ट नहीं छोड़ेगा रशियंस को, तो हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। जो कि मेरे स्कोप में एक बहाना है कि रशिया वाला एक ड्रामा आपने डालना है, बेसिकली आपने सैंक्शन करना है चाइना को, बिकॉज आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी रह नहीं गई है। तो आप डिफरेंट बहाने ढूंढ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप फ्री वर्ल्ड थे, आप जो है वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ओपन ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे। अब आप compete नहीं कर पा रहे चाइना के साथ। तो पहले वो येलन साहिबा आई थी, उन्होंने कहा कि जी चाइना की ओवर कैपेसिटी है, चाइना ओवर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस गिर रही हैं और हम compete नहीं कर पा रहे। भाई आप सीधा सीधा बोले कि आप compete नहीं कर सकते, आपके लोग जो हैं वो अय्याश हो गए हैं, उनको फैक्ट्रियों में काम नहीं करना। Chinese are out competing you, they have better infrastructure, they're making cheaper products। तो उसके आउटकम में जो एज ओल्ड तरीका होता है कि आप डिफरेंट ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं, टैक्सेस लगा देते हैं, सैंक्शंस लगा देते हैं किसी तरीके से ट्रेड रोकने के लिए। क्योंकि याद रखें अमेरिका नेट इम्पोर्टर है, मतलब कि अमेरिका जितना एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में उससे कई ज़्यादा इम्पोर्ट करता है हर साल, और उनका करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत क्रेजी है। वो तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर प्रिंट कर करके वो उसको बचा रहे हैं। और चाइना नेट एक्सपोर्टर है, मतलब वो हर साल अप टू $1 ट्रिलियन जो है एक्स्ट्रा उनके पास आया हुआ होता है कैश, जो कि वो या तो उन्होंने कैश रिजर्व्स में पार्क किया हुआ होता है या उससे जाते हैं जाके पूरी दुनिया में वो एसेट्स वगैरह खरीद के उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। खैर ये एक बड़ा टॉपिक है कि अमेरिका चाइना के दरमियान क्या हो रहा है, विल गेट इनटू दैट इन अनदर वीडियो। बट चाइना
और चाइना और यूएस की जो पॉलिटिक्स है उसमें मुझे पर्सनली ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बलूचिस्तान इज़ नॉट अ नाइस टू हैव फॉर चाइना, बलूचिस्तान इज़ एन इनएविटेबिलिटी। फिर इसी के साथ मैंने रिसेंटली मेंशन किया था ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स ईरान की साइड से भी, मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान की साइड से भी उसके बारे में बात हुई। फिर अमेरिकन ने कहा कि हम सैंक्शन लगा देंगे। उसमें फिर जो ईरानी प्रेसिडेंट आए हुए थे रिसेंटली पाकिस्तान, उन्होंने भी उसका तस्करा किया, फिर पाकिस्तान ने भी उसका तस्करा किया। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वक्त, क्योंकि वो यूएस का इतना एक शोर है, 3-4 दफ़ा उन्होंने बोला इस ट्रिप के दौरान कि जी अगर आपने पाइपलाइन के ऊपर काम किया तो हम जो है वो सैंक्शंस लगा देंगे। ओवर्टली तो पाकिस्तान इस वक्त उसके ऊपर नहीं काम कर सकता, बट अगेन पाकिस्तान की जो एनर्जी डायनामिक्स हैं, जो मिक्स है, हमारी गैस ख़त्म हो रही है, 2027 तक लोकल गैस क्लोज टू ज़ीरो हो चुकी होगी, और जो एलएनजी है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि आप उसके ऊपर गुजारा नहीं चला सकते। तो एक इनएविटेबिलिटी है, आप आज कर लो ठीक है, सैंक्शंस लग जाएंगी नहीं लग जाएंगी क्या हो जाएगा, बट कल को आपको करना ही करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको फोर्स करेगी कि आप उधर वो पाइपलाइन डालो और ईरान से सस्ती गैस लो, जो कि सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि इंडिया की भी रिक्वायरमेंट है। एंड सो ये अगेन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में चेंज होता देख रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे ये लगता है कि वन वे और दी अदर कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। और हो सकता है कि वो सोल्यूशन जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि जी हम इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, हम अपने पार्टनर से बात करके, जो कि वो बेसिकली कह रहे थे कि हम अमेरिका से बात करेंगे कि यार क्या ऐसा एक नतीजा निकाला जाए जिसमें आप हमें ये अलाउ कर दें और फिर हम आपकी 4 और बातें मान लेते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो सोल्यूशन निकाला जाएगा। अगेन इसका प्रेसिडेंस एग्जिस्ट करता है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी थी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो उनसे तेल मंगवाता रहा, ना सिर्फ मंगवाता रहा बल्कि उसी तेल को प्रोसेस करके फिर पूरी दुनिया को भी बेचता रहा, जिसमें वेस्ट को भी उसने ठीक ठाक वो वाला तेल प्रोसेस करके बेचा है मेड इन इंडिया के नाम पे। तो जाहिर है अमेरिकन को पता था, और अमेरिका तो डायरेक्ट रशिया से लड़ रहा था, जंग कर रहा था, उसके बावजूद अगर उसने इंडिया को ये अलाउ किया तो देयर आर वेज। अगेन जियोपॉलिटिक्स के अंदर ना हमेशा दरमियान के रास्ते निकलते हैं, वो अब देखने को है कि पाकिस्तान उसमें दरमियान का रास्ता क्या निकालता है। बट जहाँ तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात है तो अब बहुत सीरियस साइंस उनकी तरफ से मिल रहे हैं कि यार हमने अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि अगेन ये एक इनएविटेबिलिटी हो गई है। अब जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है वो भी बलूचिस्तान के थ्रू आती है, उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए भी इंश्योर करना है कि वहाँ से वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली कनेक्ट हो सके, और इंश्योर करना है कि बलूचिस्तान में इतनी स्टेबिलिटी हो कि ये जो एक मेजर प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये तो एक बहुत इजी टारगेट होगा फॉर एनी नॉन स्टेक एक्टर कि वो आए और आके पटाखा फाड़े और पाइपलाइन फाड़े और फिर वहाँ से नुकसान हो। तो उसके लिए बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अभी जो 3 मैंने आपको मेजर एरियाज बताए ना, अब टेक्निकली ये हैं तो सिर्फ 3 चीज़ें। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वीडियो के स्टार्ट में कि यार ये मुझे 15 चीज़ें गिनवाएगा कि वहाँ पर ये भी हो जाएगा और IT भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा। लेकिन देखिए बहुत सारे केसेस में 1 या 2 चीज़ें होती हैं जो कि मेक और ब्रेक बन जाती है। मिडल ईस्ट में आपने बहुत दफ़ा ये देखा कि ऑयल वाज एवरीथिंग फॉर मिडल ईस्ट, और फिर ऑयल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बन गई। सो इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो तीनों चीज़ें हैं इनकी इंप्लीकेशंस टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं, एंड इट कुड बी अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एज अ होल अगर इसको तरीके से तमीज़ से डेवलप कर लिया गया। और उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक तो रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, डॉलराइज्ड रेवेन्यू पोटेंशियल है, और इसमें डायरेक्ट कंपटीशन है। क्योंकि अगर गवादर चलेगा तो इंडिया को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सीपेक को लेजिटिमाइज करता है, जिसमें वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अपना क्लेम डालते हैं, और वो डायरेक्टली चाइना को सपोर्ट करता है, और इंडिया जो है वो चाइना से कम्पीट कर रहा है। तो दे वांट कि चाइना को चोक करने में इंडिया जो है वो अपना किरदार अदा करे, और वो बलूचिस्तान में इस वजह से डेवलपमेंट नहीं देख सकते। उनका एक नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट रहे और पाकिस्तान जो है वो चाइना को वो अल्टरनेट रूट ना प्रोवाइड कर सके। इसी तरीके से गवादर जो है वो डायरेक्टली कम्पीट करता है विद ईरान का जो चबाहार पोर्ट है, तो जाहिर है उनको भी मसला होता है कि अगर गवादर सेटल हो जाए और यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो फिर चबाहार की वो ग्रोथ नहीं आ सकती, क्योंकि जाहिर है कि जो मेजर इस पोर्ट की जो इन एंड आउट है वो चाइना से, उस पर या तो एक रूट बनता है कि चाइना डायरेक्ट अपने बॉर्डर से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में गवादर के थ्रू एक्सपोर्ट कर दे, ऑल्टरनेटिवली वो चबाहर जा सकता है, वहाँ से ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान, और फिर ताजिकिस्तान से चाइना। अगेन अगर पाकिस्तान नहीं डिलीवर करता तो चाइना के पास ये वाला ऑल्टरनेट रूट है जो कि फिर इवेंचुअली उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, लेकिन वो अनोइंग है क्योंकि उसमें 2 या 3 डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर माल ने एक ट्रक से दूसरे ट्रक पे जाना है, कस्टम्स की ख्वारी होनी है, 10 पेपर वर्क्स होने हैं। यहाँ पर ऑन द अदर हैंड उन्होंने सिर्फ अपने बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर आना है, पाकिस्तान बॉर्डर से गवादर और गवादर से एक्सपोर्ट। सो चाइना की प्रेफरेंस पाकिस्तान डेफिनेटली ज़्यादा है। बट जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ईरान को भी पोटेंशियली इससे मसला है, फिर बहुत सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि गवादर को एज अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव देख सकती हैं, और अदर पोर्ट्स दैट एग्जिस्ट इन द रीजन। सिमिलरली ईरान की गैस पाइपलाइन जो है वो कतर की अल्टरनेटिव है। सो अगर वो वाली गैस आ जाती है तो कतर की LNG को मसला होता है,
ईरान की वैसे ही बड़े फड्डे हैं सऊदियों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ, तो वहाँ के बहुत सारे रीजनल एक्टर्स को पोटेंशियली मसला हो सकता है कि यार ये ईरान को एक रेवेन्यू सोर्स क्यों मिल रही है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी रेवेन्यू लेकर ईरान को देगा, तो उनको भी एक प्रॉब्लम है इससे। फिर जाहिर है कि ईरान का एक फड्डा अमेरिकन के साथ ही है, तो उनको भी मसला है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर क्रिएट अ बिग मेस इन बलूचिस्तान, जिसकी वजह से वहाँ पर एक खच है और हर किस्म के रैंडम टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एंड दिस एंड दैट जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने जड़ पकड़ी भी है। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे एक्चुअल लोगों की एक्चुअल ग्रीवेंसेस नहीं होंगी, लेकिन एक्चुअल ग्रीवेंसेस को हमेशा यूटिलाइज किया जाता है फॉर अ ग्रेटर गेम, फॉर ऑल्टरनेट एजेंडाज। जाहिर है ये हमारा काम है कि हम एक्चुअल ग्रीवेंसेस को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करके उनको रिजॉल्व करें, बट उसके साथ साथ हमने ये भी इंश्योर करना है कि जो इंटरनेशनल एजेंडाज हैं, जो इंटरनेशनल ट्रबल मेकर्स हैं, हम उनसे भी बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर सकें। तो खैर जाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि इस रादर ट्रबलिंग एंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे भी लेकर आए, जिसकी वजह से अगर मैं देखता हूँ कि सऊदीज़ को जब पाकिस्तान गवर्नमेंट जाके स्टेक देना चाह रही है रिकोडिक के अंदर, तो एक बड़ा स्मार्ट मूव है। बिकॉज आप मिडिल ईस्ट में अगर किसी को मसला है बलूचिस्तान की डेवलपमेंट से या ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन से, और वहाँ से अगर पोटेंशियली कल को कोई प्रॉब्लम आए जो कि वो वहाँ पर उस पाइपलाइन को रोकने के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट करें, तो उनका अपना कोई प्रोजेक्ट अगर वहाँ पर होगा जिसकी एक्सपोर्ट होनी है, जिसका माल मूव करना है, तो आपको पता है कि वो लोग फिर सीधे होके बैठेंगे कि नहीं यार चलो जाने दो इसको। सो दैट्स अ स्मार्ट मूव इन माय ओपिनियन, इवन दो उसकी इकोनॉमिक्स या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मेरे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकली दैट सीम्स टू बी अ स्मार्ट मूव। इसी तरीके से और डिफरेंट प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, जिनको आप एक दफ़ा अलाइन कर लें, उनको ले आएँ, हर किसी के लिए कोई ना कोई विन विन निकाल लें और बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी ले आएँ, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें नज़र आएगी। और पर्सनली आई थिंक कि जिस तरह इस्लामाबाद था, मैं इस्लामाबाद में जब आया था 90s के अंदर, तो एक छोटा सा शहर था, न्यूली डेवलप्ड, उस तरह की वाइब मुझे गवादर की आती है आज से 5 से 10 साल बाद, जिसके अंदर बहुत सारे लोग रिलोकेट कर रहे होंगे, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही होंगी, और एक ट्रूली इंटरनेशनल सिटी अगर मैं कहूँ ना पाकिस्तान में डेवलप होगी, तो वो मैं गवादर को देखता हूँ, जो कि एक मिडल ईस्ट स्टाइल एक सिटी होगी, जहाँ पर फॉरेनर्स भी होंगे, जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड हो रही होगी, और वो ऐसे ही होगी कि हमें पता भी नहीं लगेगा। मतलब वो हम नहीं ड्राइव कर सकते कि इंटरनेशनल सिटी बनाने के लिए आपको इंटरनेशनल अलाइनमेंट चाहिए है, जो कि मुझे लगता है कि अब वो सितारे उन जगहों पर प्लेस हो गए हैं जिसमें गवादर की डेवलपमेंट और राइज अब एक इनएविटेबल है, और बलूचिस्तान बाय प्रॉक्सी डेवलप और ग्रो करेगा। नॉनदलेस ये ओवरऑल एक फ्रेमवर्क था जो मैंने अपनी रिसर्च से बनाया। मैं इसमें मजीद समझना चाहता था, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर इसमें गैप्स हैं, इसमें होल्स हैं, इसमें बहुत सारे डेटा को अपडेट करना है। तो रिसेंटली मुझे इन्विटेशन आया नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान का। एक एनुअल वर्कशॉप होती है जो कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट करवाती है, जो कि 1 महीने की होती है, जिसके लिए आज मैं फ्लाई करके इस्लामाबाद जा रहा हूँ इंशाल्लाह। कल मेरी फ़्लाइट है टू क्वेटा, एंड देन अगले पूरा महीना आई विल बी इन क्वेटा, नॉट जस्ट इन क्वेटा, उसके बाद मैं पेशावर भी जाऊँगा, इस्लामाबाद भी जाऊँगा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी जाऊँगा। ओवरऑल जो ये नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान है, ये बेसिकली बलूचिस्तान को भी देखती है, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को भी देखती है कि जो पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हों या वो स्टेट के डिफरेंट इदारे हों, वो पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए, जियो पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए, उस पर देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग सेशंस, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों सेलेक्ट कर लिया, पर बड़े इंपॉर्टेंट और सीरियस लोग हैं, और उनके दरमियान डिस्कशंस होंगी कि पाकिस्तान में क्या पोटेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बलूचिस्तान में क्या पोटेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और हमें सीखने का मौका मिलेगा कि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसका क्या माइंडसेट है, उसकी क्या सिक्योरिटी मजबूरियाँ हैं, उसके क्या ऐसे इनहेरेंट चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त वो गो थ्रू कर रहे हैं। अगैन बाहर से बैठ के हम 4 बातें कर सकते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम कि उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरफ है, पाकिस्तान में कौन सी मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि नहीं हो पा रही, उसमें क्या मसाइल आ रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप, क्योंकि मैं बलूचिस्तान कभी नहीं गया। मैं तो बलूचिस्तान देखना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलना चाहता हूँ, वहाँ की डायनामिक को समझना चाहता हूँ। फिर उसके साथ ही पाकिस्तान से मैं थोड़ा सा तकरीबन 1-1.5 साल से डिस्कनेक्ट हुआ था। तो ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप आई विल इंशाल्लाह बी मीटिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। बट एनीवेज यहाँ पर मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। आपके क्या ख्यालात हैं बलूचिस्तान के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा। अगर मुझे कोई सवालात, कोई थॉट्स मद्देनज़र रखनी चाहिए हैं फॉर द वर्कशॉप दैट आई एम अटेंडिंग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवालात हैं फॉर अदर पीपल, कोई आपको लगता है कि यार मैं जब डिफरेंट लोगों से मिलूँ, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव से मिलूँ और उनको मैं कोई आपके ख्यालात पहुँचाऊँ, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हमेशा की तरह अगर आपके कोई सवालात हैं फॉर माई Q&A, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ रहा है thoughtbehindthings@gmail.com, आप उससे मुझे भेज सकते हैं। नीचे लिंक दी हुई है जो कि
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और अंडरसीज़ पाकिस्तानीज़, डिपेंड करता है आपका क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकता। आप उसके ऊपर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास तकरीबन रफली अराउंड 18 सपोर्टर्स हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर आती है। बाय मिड मंथ जो वो 18 लोग हैं और जो मज़ीद आने वाले लोग हैं उनके लिए वर गोना क्रिएट अ डेडिकेटेड कम्युनिटी, जो कि हमारे जो पेड पेट्रन्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके लिए दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर, दे कैन इंटरैक्ट विद मी, and then we'll do maybe some interesting specific content for them, maybe live sessions or something like that. तो वो community भी बन जाएगी. If you want to support and you want to be part of the community, नीचे आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं. स्ट्राइप की लिंक अवेलेबल है. But anyways, this is Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You were watching दिल की बात. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.